हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और डेली न्यूज़ एंड वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स ग्रुप डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों नमस्कार। स्टडी वेब एजुकेशन पे जुड़िए और अपने नॉलेज की अभिवृद्धि कीजिए। मैं सत्यनारायण टेलर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कामकाजी महिलाओं भी बच्चों की अच्छी देखभाल का सपना देखती रहती है। 36 साल पुराना चेरनोबिल और 11 साल पहले हुआ फुकुशिमा हादसा। यूक्रेन में छात्रों की दुर्दशा से भारत में चिकित्सा शिक्षा के बारे में क्या पता चलता है। शासन व्यवस्था डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। Petrol diesel price may increase by up to 15 rupees. Cooking will be also be expensive. Now that will be changes. आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी विवाद। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी अदर सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला मुद्दा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान हमने ये देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने 8 मार्च को यहाँ पर सेलिब्रेट किया। कामकाजी महिलाएं भी बच्चों की तरह अच्छी देखभाल का सपना देखती हैं। यह आज के परिवेश में देखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर इस मुद्दे को हम यहाँ पर लेंगे। वुमन एम्पावरमेंट के लिए हम इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हम पहले डिस्कस करते हैं, पर आज का मुद्दा जो है वो कल वाली थोड़ी सी इमेज थी, उसको देखते हुए हमने आज इस मुद्दे को आपको लिया है। आपके ये सारे मुद्दे में आप देखें तो आपको वुमन एम्पावरमेंट के अंदर आपके काम में आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया गया है। एक स्थायी भविष्य के लिए लैंगिक समानता है, इसके ऊपर, इस विषय पर, इस थीम पर इसको सेलिब्रेट किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है वो 2018 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 95% से अधिक कामकाजी महिलाएं औपचारिक श्रमिक हैं, जो कि श्रम गहन और कम भुगतान, अत्यधिक अनिश्चित नौकरियों और स्थितियों में काम करती हैं और बिना किसी व्यक्ति की सुरक्षा के। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विज्ञप्ति में कहा गया कि महिलाओं का औपचारिक कार्य जो है गरीबी के नारीकरण के लिए केंद्रीय है। मतलब यहाँ पर महिलाओं का औपचारिक कार्य जो होता है वो गरीबी को दूर करने और नारीकरण के लिए एक केंद्र का मुद्दा वहाँ मेन बिंदु बना हुआ है, और उसके अंदर नारी के उत्थान के लिए ये सारी बातें बताई जा रही है। भारत का जो मामला है वो भारत मातृत्व स्वास्थ्य लाभ की स्थापना में कई उन्नत देशों से आगे चल रहा है और वैधानिक मातृत्व अवकाश विश्व के शीर्ष 3 में से एक है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में महिला कर्मचारियों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को दुगना से अधिक यानी 26 सप्ताह कर दिया गया। इस अवधि के बाद नियोक्ता के साथ आपसी समझौते पर घर से काम करने के विकल्प का भी प्रस्ताव करते थे। यह 50 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए क्रैच सुविधाओं को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इन लाभों का ज्यादातर औपचारिक क्षेत्र की महिला कामगारों को मिलता है, जो महिला कर्मचारियों की संख्या 5% से भी कम है। 2016 में ILO के अनुसार एक अध्ययन में बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर सेवाओं पर पहुंच की कमी महिला सेवा श्रमिकों को श्रम बल छोड़ने और अपनी कमाई को बंद करने, भेदभावपूर्ण रोजगार प्रथाओं और महत्वपूर्ण आर्थिक स्वास्थ्य के जोखिम को खुद को रोजगार करने को मजबूर करती रहती है। महिलाओं को अधिक उत्पादन भुगतान कार्य करने, मातृत्व शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए सक्षम करने के 3 तरीके यहाँ दिए गए हैं। एकीकृत बाल विकास समय ICD बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाए, राष्ट्रीय शिशु गृह योजनाओं को पूर्व में लाना और मातृत्व लाभों को सुधार प्रदान करना है। ICD का विस्तार जो है, ICD के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्राथमिक और अधिकृत मातृत्व और शिशु पोषण सुरक्षा, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्रदान करना और इस प्रकार से महिलाओं को प्रसव के बाद काम में फिर से प्रवेश करने की क्षमता को सुगम बनाना है। इसकी 2 प्रमुख सीमाएं हैं। ये 3 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल नहीं करता है। वह दिन में केवल कुछ घंटों के लिए कार्य करता है, जिससे कार्य अवधि के दौरान बच्चों को भेजने और लेने में असुविधा होती है। और गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को परिवारों को प्रदान किए जाने वाले राशन का लाभ देने में भी असुविधा होती है।
आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को जल्दी प्रवेश के दोहरे लाभ हो सकते हैं। माताओं को भुगतान के काम के लिए समय देना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ अभिसरण करना, जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को स्वीकार करता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के समय का विस्तार करने से कामकाजी महिलाओं के लिए समय की कमी को भी दूर किया जा सकता है। क्रेच योजना के पूर्व में लाना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान करती है, लेकिन सरकारी इसी निधि में कमी आई है। योजना के प्रावधान को पुनर्जीवित करती है। सार्वजनिक और कार्यस्थल के क्रेज नेटवर्क को जोड़ना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सार्वजनिक क्रेज कार्यस्थल समूह जैसे औद्योगिक क्षेत्रों, बाजारों, घन आयु वाले आवासीय क्षेत्रों, श्रमिक नाकामों को संचालित किए जा सकते हैं। कार्यस्थल के करीब क्रेज समय पर स्तनपान कराने, आपात स्थिति में मदद करने। इस मॉडल का कुछ भारतीय शहरों में स्वरोजगार महिला संघ संगिनी सफलतापूर्वक परीक्षण करना। निर्माण क्षेत्रों में एक ऐसा मामला है जहां बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर एंड ब्रॉड क्रेज के जलाने का आदेश देता है। निर्माण उपकर के तहत एकत्रित की गई धनराशि को निर्माण स्थलों पर क्रेज चलाने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। कुछ लाभ, प्रसव और बच्चों की देखभाल आर्थिक रूप से तनावपूर्ण, कई महिलाओं के प्रसव से कुछ हफ्तों के भीतर काम पर लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफसी 2013 की अनौपचारिक रोजगार महिलाओं मातृत्व का लाभ नहीं होता है, जिसने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए के नगद हस्तांतरण के लिए हकदार बनाया गया है। हालांकि इसका उद्देश्य है अधिसूचित योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ पहले जन्म तक लाभ को सीमित है। ये राशि को घटाकर 5,000 कर दिया गया है। तमिलनाडु में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी मातृत्व लाभ योजना स्थापना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, उड़ीसा में ममता योजना, गुजरात में कस्तूरबा पोषण सहाय योजना, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना जैसे राज्य कवरेज अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं और स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहारों का प्रोत्साहित करते हैं। मुद्दे क्या है? आधारभूत स्तर के मूल्यांकन में एनएफसी में बेंचमार्क के साथ पोषण संबंधी जरूरतों, मजदूरी मुआवजे दोनों में नगद हस्तांतरण, मुआवजा जो न्यूनतम मजदूरी से कम हो, पहले 6 महीनों के लिए काम का माँ की वापसी स्थगित करने के अपर्याप्त हो। ये राशि मुद्रास्फीति समायोजित एनएफसी के बेंचमार्क 2022 में लगभग 9,400 रुपये से मेल नहीं खाती है। आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो जरूरी है हम सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर अवसंरचना को रोजगार से जोड़ें, लाभ के रूप में सार्वजनिक हित के रूप में माना जाए। अगला जो मुद्दा है वो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसी के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पुरानी न्यूज़ सामने आ रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है कि फुकुशिमा जो आयरलैंड है वो यहाँ पर जापान का है, और यहाँ पर ये जो बताया गया है ये चेनो चेनोबिल जो है वो यहाँ पर पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और यहाँ पर फुकुशिका में भी जो पावर प्लांट बताया गया है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। चलिए इसके ऊपर देखते हैं कि ये क्या 36 वर्ष पुरानी जो स्टोरी है वो आपके सामने आ रही है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पुतिन की सेना जो है वो 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करती है और महज 12 घंटे के बाद यूक्रेन में घुसकर चेनोबिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लेती है। अपने सुना ही होगा कि सुना और देखा होगा, देखा भी लिया होगा कि हर कहीं चल चल जो रहा है, हमारे यहाँ भी यही खबर जो है दैनिक भास्कर से ली गई है, तो वहां पर दैनिक भास्कर में भी यही खबर चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि चेनोबियन का हादसे के बाद में उस पावर प्लांट या फिर प्लॉट को ढका कैसे गया था और हादसा शायद ना पता लगे, तो इसके बारे में यहाँ पर मुद्दा जो है अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इतिहास में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 ही बड़े हादसे दर्ज है। 1986 के अंदर तब के सोवियत यूनियन संघ ने चेनोबियन जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो हमारा यूक्रेन के अंदर स्थित है। 2011 का जापान का फुकुशिमा जो प्लांट है उसके बारे में यहाँ पर 2 घटनाएं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की घटनाएं हैं जो यहाँ पर चर्चा का विषय है। तो इस बार में मेगा स्टोरी को अपन इस हादसे को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस प्लांट की पूरी कहानी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को, कि स्टोरी के फॉर्म में हम आपको इसको ग्राफिकल डिजाइन में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से लेखक ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने वहीं से इस मुद्दे को हूबहू उठाया है क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया था। तो लोकेशन और डिजाइन अगर हम देखें तो
चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूक्रेन की राजधानी कीवी से 130 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। लगभग यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर नक्शे के अंदर भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिएगा नक्शे के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर जी, एक सेकेंड, हाँ ये आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर कीवी जो है ये कीवी राजधानी है यूक्रेन की, और यहाँ पर ये चिनोबियन जो है ये उत्तर की ओर स्थित एक पावर प्लांट है। और यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये बेलारूस की बॉर्डर से इसकी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एकदम बॉर्डर से सटा हुआ ही कह सकते हैं हम, बेलारूस की बॉर्डर से यहाँ पर सटा हुआ है। 1970 के दशक में यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया गया था। इसके सोवियत संघ की डिजाइन किए गए थे, इसके अंदर सोवियत संघ ने अपनी डिजाइन यहाँ पर दी थी। 4 RBM के 1000 रिएक्टर लगाए गए थे। ये एक रिएक्टर की क्षमता होती है कि कितनी यहाँ पर बिजली उत्पादित की जा सके, उस रिएक्टर लगाए गए थे। इस डिजाइन को अब पूरी दुनिया में गड़बड़ माना जाता है। एक्चुअल में इस डिजाइन को पूरा गड़बड़ माना गया है, पर ये डिजाइन जो है रूस ने यहाँ से दिया था, अपने संघ ने, सोवियत संघ ने दिया था। और आरबीएम के 1000 रिएक्टर की डिजाइन क्या होती है, आम भाषा में अगर हम देखें या समझने का प्रयास करें तो न्यूक्लियर 335 के नाम से ईंधन का इस्तेमाल करके, ये न्यूक्लियर 335 जो होते हैं ये इसके समस्थानिक और समस्थानिक होते हैं। एक ही यूरेनियम एक ही होता है, पर उसका अलग अलग अयस्क निकले जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर परमाणु होते हैं, तो उससे यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल करके एटॉमिक रिएक्टर को यहाँ पर ऊर्जा पैदा करने की जाती है, जिससे पानी से निकल कर भाप बनाई जाती है, और इस भाप को टरबाइन चलाकर यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। तो बड़ा एक अजीब सा यहाँ पर प्रोसेस है। अगर देखा जाए तो आपको डायग्राम यहाँ पर हमने जिस तरह से डायग्राम भी यहाँ से लिया है, तो डायग्राम को यहाँ पर बताया गया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर स्ट्रीम जाती है और स्ट्रीम से फिर एनर्जी बनकर टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। अमूमन यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये न्यूक्लियर एनर्जी के संबंध में ये सारी क्रियाएं की जाती है, तो इसके ऊपर काफी चीजें जो होती है वो बाध्य की जाती है इस दरमियान कि आप उसमें क्या परमाणु से रिएक्टर से जो चीजें इस्तेमाल ले रहे हैं वो अन्य किसी हथियार के संबंध में तो नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में यहाँ पर काफी घटनाएं सामने आती है, तो यहाँ पर सभी सजगता दिखाई जाती है। अब दिनांक आती है 26 अप्रैल 1986 की, और समय है 1:23:04 का। यहाँ पर नाइट टीम ने एक टेस्ट करना शुरू किया, और इस टेस्ट के जरिए इसकी जांच होनी थी कि अचानक बिजली सप्लाई बंद होने से टरबाइन कितनी देरी तक चल सकती है। ये यहाँ पर प्रयास करने की कोशिश की। टेस्ट शुरू होते ही यहाँ पर कंट्रोल रूम में अलार्म बजने शुरू हो गए, और न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊष्मा बहुत ज्यादा हो गई। मतलब यहाँ पर हीट जो होती है, वो एनर्जी जो बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा हो गई, तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो वातावरण में फैल गए। ऊष्मा बन के ऊपर उड़ी। ऊपर उड़ने के बाद में जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर हवा के माध्यम से, चिमनियों के माध्यम से या चैम्बर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। महज 36 सेकंड के बाद में एक धमाका हुआ और आग लग गई। ब्लास्ट होता है और आग लगती है, और धमाके के बाद में यहाँ 2 वर्कर्स की मौत हो जाती है, और वहां से मौजूदा अन्य लोग जो होते हैं रिएक्टर की वजह से 1 हफ्ते तक अंदर मर गए। मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर लोग मर गए। और कई जांच रिपोर्टों में धमाके की वजह सिर्फ आरबीएम के 1000 रिएक्टर की त्रुटिपूर्ण डिजाइन और यहाँ पर कंट्रोल रूम में मौजूद कम अनुभवी लोगों की कमी को माना जाता था। आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर डिजाइन जो होती है वो इस तरह की बनाई जाती है। इसमें एक डायग्राम भी शायद है, देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो डिजाइन बनाई जाती है वो डिजाइन बनाई जाती है ऊपर से तो थोड़ा सा सकड़ा होता है, और परमाणु रिएक्टर्स जो होता है नीचे से बहुत चौड़ा होता है। इस तरह से इसकी डिजाइन एक लूप टाइप में बनाई जाती है, वो नीचे से भी इस तरह से गोल रहता है। तो ऊपर वाली जो एरिया होता है उसको बहुत ही, उसकी दीवारें जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाई जाती है। कंट्रोल कैसे किया गया इसको फिर अगर देखें तो इस तरह की घटनाएं, अगर बड़ी त्रासदी टाइप घटनाएं हो जाती है, ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर परेशानी होती है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो 200 फाइटर एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर आग को बुझा पाया था, इसको कंट्रोल करने का जो तरीका था उसके अंदर। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि रिएक्टर में आग को कैसे ठंडा किया जाए। मतलब ये रिएक्टर्स जो होते हैं इनमें आग लगने के बाद में आग बुझाना थोड़ा सा और ज्यादा परेशानी वाला काम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चेन जो चलती है उसके अनुसार आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। तो यहाँ पर दीवारें जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो आप उसको दीवारों को टच नहीं कर सकते फिर। तो ये सारी चीजें थी कि आग को बुझाया जाए पर ठंडा कैसे किया जाए। तो न्यूक्लियर साइटिक्स वेरी जो लेंगासो के सुझाव दिया, और उन्होंने आग को बोरैक
बोरोन, जो यहाँ पर बोरोन जो होता है उसको डोमाइट सैंड, डोनोमाइट सैंड, क्ले और लेड डालकर यहाँ पर काबू में पाया गया। मतलब ये जो होते हैं ये हमारे तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, तत्व होते हैं जिनको हम बोरॉन, डेलामाइट और सैंड, क्ले और लेड जैसी धातुएं यहाँ पर डालकर उसको क्या किया गया, कम करने की कोशिश की गई। इसके बाद में सैकड़ों MI6 हेलीकॉप्टर जो थे, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, उनसे पिछले अगले 10 दिन तक यहाँ पर जलती हुई न्यूक्लियर भट्टी के अंदर करीबन 50,000 टन यहाँ पर 5,000 टन यहाँ पर मटेरियल यहाँ पर डाला गया। इस मिक्सचर को यहाँ पर 5,000 टन डाला गया, तब जाकर वहां पर आग बुझी। जलती भट्टी के अंदर मटेरियल डालने में आग तो ठंड ठंड पड़ने लगी, और लेकिन लावा जो था वो बनता गया। लावा यहाँ पर, क्योंकि अब मटेरियल आप डालते जाएंगे तो आग तो ठंडी होती जाएगी, पर लावा यहाँ पर निरंतर रूप से बनता गया। तो ये एक बड़ी समस्या आई थी। खतरा यह था कि लावा पिघलकर भट्टी के नीचे जमा पानी तक पहुंच गया तो यहाँ पर बड़ा धमाका हो सकता है। इसके इसके आसपास के 3 और न्यूक्लियर रिएक्टर भी तबाह हो सकते हैं। ये इस तरह से आपको न्यूक्लियर रिएक्टर जो बताया गया है, ये देखिएगा 2 न्यूक्लियर रिएक्टर साथ साथ में है और यहाँ से भाप निकलती हुई दिख रही है, और यहाँ पर ये जो टरबाइन यहाँ पर घुमाया जाता है और भट्टी यहाँ पर बनाई गई थी, तो इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर को रखा गया है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि भाई अगर धमाका होता है तो 2 और न्यूक्लियर रिएक्टर थे जिनको प्रभावित हो जाएंगे। समस्या न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे पानी में पाइप के बाहर निकलने की थी। इससे क्या होता है कि किसी भी शख्स को यहाँ पर जाकर जो वल्लव खेल वाल जो होते हैं, वॉल जो खोलते थे, उनको यहाँ पर यह एक तरह से सुसाइड की तरह मिशन था, क्योंकि वहां पानी रेडिएशन बहुत ज्यादा मतलब अब आपको पूरी घटना में आपको समझाने का प्रयास करूं तो क्या होता है कि जैसे ही पानी जो होता है, साफ पानी यहाँ पर टरबाइन के ऊपर जाता है और भाप बनती है। भाप बन के जो न्यूक्लियर से रहित पानी होता है, न्यूक्लियर से युक्त पानी होता है, वो बाहर की तरफ निकाला जाता है। उस पानी का काफी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये अगर ये पानी कोई भी व्यक्ति पी ले या व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो ये एक सुसाइड से बड़ा यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते हम। सीधा सा यहाँ पर सुसाइड की तरह है। और इस मिशन के लिए यहाँ पर 3 लोग तैयार हुए, और उसे एलेक्सी एनानोर्को और वेलरी बेस्पा लोप और बेरीज बारोनोस यहाँ पर काम में आए। इन्होंने इस काम को अंजाम दिया और सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिए गए। इनमें 2 शख्स आज भी जिंदा हैं। इनकी तस्वीर आपको बताई जा रही है। इन दोनों शख्सों ने इस तरह के वॉल को बंद किया और अपना सारे कार्य पर ढका कैसे जाता है इसको, तो यहाँ पर ढकने की प्रक्रिया बताई गई है। अब अगला टास्क जो था एंटीमास्फियर को यहाँ पर फैलाया गया और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को यहाँ पर ढकने का प्रयास किया गया। अगले 2 महीने में 6 लाख इमरजेंसी वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया और अपनी जिम्मेदारी ली इस प्लांट को वापस सही करने में। सबसे पहले यहाँ पर 4 लाख क्यूबिक मीटर कॉक्टिक और कंक्रीट और यहाँ पर 160 करोड़ पाउंड स्टील का यहाँ पर एक डोम बनाया गया, जिसे ब्लास्ट हुए थे उस रिएक्टर 4 के अंदर, उसके ऊपर ढक दिया गया। और यह जो स्ट्रक्चर था महज 10 से 20 साल की टिक सकता था। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर जो था 10 से 20 साल तक टिका रह सकता था, और इसीलिए 2004 को यूक्रेन की सरकार ने इसे दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया। 2016 में नया डोम बनाकर तैयार हो चुका था, और जो कि अगले 100 सालों तक ध्यान से रखा या बनाया गया था, ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था। लिक्विड डेंसिस ने यहाँ पर प्लॉट और अपने आसपास के इस इलाके को पूरी तरह से क्लीन किया, और इसमें बिल्डिंग्स और पुल, पेड़ पौधों तक को यहाँ पर साफ किया गया ताकि उस पानी का यहाँ पर असर ना दिखे। और यहाँ पर आफ्टर इन्फ्रेक्ट क्या हुआ, ब्लास्ट के कुछ घंटों बाद में यहाँ पर पर्याप्त शहर के लोग बीमार होने लगे, और 36 घंटे के बाद में पर्याप्त से लोग जो थे, इससे पीड़ित जो लोग थे, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया। और 14 मई तक यहाँ पर 30 किलोमीटर इलाके में खाली करा दिया गया और करीब 1.16 लाख लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। अगले कुछ सालों तक लोगों को यहाँ पर कम रेडिएशन वाली जगह
में जाने की हिदायत दी गई और यहाँ पर लिहाजा करीब 6 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया, मतलब यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह। ये चिनोबियन हादसा जो था, ये 3 महीने के अंदर 31 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी इस चिनोबियन हादसे के दरमियान। और इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हेल्थ इन्फ्लेशन क्या आया, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो 1991 से 2005 तक यूक्रेन और बेलारूस में कम से कम 20,000 ऐसे लोग जो हैं वो थायराइड कैंसर हुआ है जिनकी उम्र चेनोबियन हादसे के वक्त 18 वर्ष से कम थी। उन लोगों को यहाँ पर इस तरह का इम्पैक्ट दिखा है। एंड पॉलिटिकल इम्प्लेशन क्या आता है, तो हादसे के वक्त यूक्रेन की सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जिसमें 5 साल का यहाँ पर 5 साल के बाद यूरोपीय सोवियत यूनियन जो है टूटकर 15 अलग देशों में बन गया था। इसके लिए एक हादसे को की भी वजह इस हादसे को भी इस वजह माना जाता है। और एनवायरनमेंट का अगर इंस्पेक्शन देखें तो चेनोबियन में रेडिएशन का लीक होना के बाद में आसपास के पेड़ पौधे सूख गए और इसका इलाके पर रेडियो इफेक्ट जो पड़ता है, फॉस्फेट का यहाँ पर रेड फॉस्फेट का यहाँ पर फर्क असर दिखना लगा। तो चिनोबियन का हादसा जो था मौजूदा हादसा था। हादसे में हादसे की जगह अभी बर भी हादसे की जगह और एक्लूजन जोन जो है वो भेड़िए, हिरण, गिद्ध, भालू जैसे अन्य जीव रहने लगे थे और कुछ टेररिस्ट भी यहाँ पर वीरान पर्याप्त शहर को देखने जाने लगे। और चेनोबियन हादसे के बाद में न्यूक्लियर इंडस्ट्री में कई बदलाव आए हैं। आरबीएम के 1000 रिएक्टर के डिजाइन में भी बदलाव किए गए। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह चिनोबियन के इलाके में रेडिएशन 20 गुना तक बढ़ गया था। फरवरी 2022 के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया। उससे पहले ही दिन चेनोबियन पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपके सामने रहा। लोकेशन और डिजाइन अगर हम देखें तो अब हम आते हैं अगले फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर आते हैं। तो ये जापान के तटीय शहर ओकुमा में यहाँ पर है। और यहाँ पर ये घटना जो है, इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये जो घटना है ये राजधानी टोक्यो से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर 1991 में इस पावर प्लांट के अंदर डिजाइन रिएक्टर पैमाना जो था वो 8 तीव्रता तक भूकंप के झटके को सहन लायक तैयार किया गया था। तो इस तरह से, क्योंकि जापान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ चारों ओर पानी है और पानी के अंदर लैंड लॉक नहीं है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर भूकंप अत्यधिक आते हैं, सुनामी आती है, बाढ़ आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन इसको बनाने के बाद एक ही चीज का देखा गया कि यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो 8 तीव्रता से अधिक अगर आता है तो इसको सहन करने की क्षमता से इस तरह का यहाँ पर प्लांट बनाया गया, जिसकी क्षमता 4.69 गीगाहर्ट्ज की बिजली पैदा करना था। और इसमें कुल 6 यहाँ पर बोरियर यहाँ पर यूनिट लगाए गए और ये 220 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर स्थित है। अगर इसको देखें तो फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसा आप डिजाइन में देख पा रहे हैं, 1960 के दशक में डिजाइन किए गए थे। बॉयलर वाटर रिएक्टर लगाए गए थे। इसमें 6 से 3 रिएक्टर यहाँ पर लगाए गए थे 1971 से 75 के दरमियान। और प्लांट में 6 यूनिट में से पहले में 460 यूनिट यहाँ पर बिजली बनती थी। 2, 3, 4, 5 से लेके 1784 और यूनिट 6 से 1100 मेगा बिजली तैयार की जाती थी। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर एनर्जी जो है वो यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया था। हादसा कैसे हुआ, तो जापान के उत्तरी पूर्वी तट में होन्शु जो है वहां पर 9.1 तीव्रता वाला भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस वजह से समुद्र की ऊपर की परत जो है वो सिरक कर आगे बढ़ गई और भयंकर यहाँ पर सुनामी आ गई। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिया गया और रिएक्टर में कूलिंग के लिए जनरेटर स्टार्ट कर दिए गए। इमरजेंसी जनरेटर यहाँ पर गर्म रिएक्टर को ठंडा करने का काम कर पाता है, जिसमें हम पहले देखें तो 14 मीटर की ऊंचाई पर पानी का प्लांट में घुस गया था। मतलब 14 मीटर तक ऊंचाई तक यहाँ पर पानी का सुनामी आई थी, तो यहाँ पर पानी ऑब्वियसली घुस गया था। और इसके बाद में इमरजेंसी जनरेटर बंद हो गया, जिससे गर्मी जो रिएक्टर होते हैं वो पिघलने लगा और कुछ देरी बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर
भयंकर विस्फोट होता है। भयंकर विस्फोट होने के बाद में यहाँ पर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल्स जो होते हैं वो निकाल दिए गए। इसके बाद समुद्र में मिलने की वजह से दुनिया को बड़ा हादसा से डर सताने लगा कि क्या न्यूक्लियर पानी जो है वो अगर समुद्र के अंदर मिल जाए, क्योंकि जापान जो है वो समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर एक बार पानी न्यूक्लियर का रिएक्टर का यहाँ पर अगर देखें, न्यूक्लियर पानी अगर पानी उसके अंदर नॉर्मल पानी में मिल जाएगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पानी की क्षमता जो हो जाएगी, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर वो पानी लगता है या फिर कोई भी पी लेता है जानवर, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको बताया था, भयंकर है। कैसा किया जाएगा इसको कंट्रोल? तो इस हादसे के बाद जापान की सरकार ने 3 स्तर पर काम शुरू किया, मतलब 3 स्तरों पर यहाँ पर काम को प्रयास करना चालू किया। ये आपको पावर प्लांट की पिक्चर जो है बताई गई है, किस तरह से यहाँ पर पानी के चारों ओर पावर प्लांट बनाया गया है। पहला काम किया, समुद्र के पानी को पंप करके बाहर बॉयलर को यहाँ पर मेल्ट होने से बचाया जाए। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर फ्यूल को यहाँ पर फ्यूल जो है उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ को समुद्र में मिलने से रोका जाए, क्योंकि अगर पानी उसके अंदर प्लॉट के अंदर चारों ओर अगर वो सील हो जाएगा, अगर पानी उसके अंदर चला गया तो। और प्रभावी लोगों को यहाँ पर बचाव के साथ में महामारी को रोकने के लिए पूरे इलाके में बोरिक एसिड का यहाँ पर छिड़काव किया गया। बोरिक एसिड यहाँ पर काफी कुछ क्षमता में रेडियो एक्टिव जो होता है उसको सौंक लेता है। तो जापान की सरकार ने यहाँ पर प्लांट में 20 किलोमीटर चौहदी को यहाँ पर सील कर दिया गया, मतलब 20 चारों ओर का एरिया जो था 20 किलोमीटर का वो सील कर दिया गया। साथ ही साथ 30 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। किस तरह की हवाई उड़ान जो थी वो सारी रद्द कर दी गई। उसके बाद में बुजुर्गों ने यहाँ पर संभाला था मोर्चा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर विस्फोट के बाद में इस हादसे को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट को प्लांट के अंदर यहाँ पर जाने की जरूरत थी, जो यहाँ पर लोग गए। इसके बाद में जापान सरकार ने आग्रह पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए, बिना जान की परवाह किए 500 बुजुर्ग आगे आए। यह सभी लोग जो थे रिएक्टर न्यूक्लियर एक्सपर्ट थे। इन्होंने फुकुशिमा प्लांट की हर यूनिट के बारे में पहले से पता था। टीम ने शामिल 75 ईयर के जो काजुको सास्की ने यहाँ पर कहा था कि मेरी पीढ़ी के लोग ने इसे बनाया है, इसीलिए अब हमें ही हालात यहाँ पर संभालने की जिम्मेदारी लेनी होगी। घटना के बाद में 1 हफ्ते बाद में यहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ रेडिएशन जांच कराने और टेक्निकल चीज़ों को यहाँ पर ठीक करने के लिए भेजा गया था, जो यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर हादसे के असर किस पे पड़ा, तो केमिकल और रिएक्शन का असर यहाँ पर कई पीढ़ियों के लोगों को देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के मुताबिक यहाँ पर 2333 लोगों की मौत हुई थी। पूरी घटना के दौरान यहाँ पर कुल 19,500 लोगों की मौत यहाँ पर बताई जाती है। इस आंकड़े के वर्ल्ड के इस रिकॉर्ड के अनुसार घटना के बाद में 20 किलोमीटर के क्षेत्र में भूमिगत पानी के रेडिएशन फैल गया था, जिससे पानी के अलावा फल सब्जियां यहाँ पर खतरनाक केमिकल मिल गया था। और पानी में आयोडीन 131 की जगह खतरनाक रेडिएशन हो गया था, जिससे पानी में थायराइड का कैंसर होने की यहाँ पर आशंकाएं बढ़ जाती है। पानी में आयोडीन की मात्रा जो होती है वो आयोडीन 131 से ज्यादा पानी हो गया था, इसीलिए इसकी वजह से प्रभावित क्षेत्रों के दायरे में 20 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया था। ये सरकार का निर्णय जो था सराहनीय था। मौजूदा स्थिति क्या है, तो फुकुशिमा ब्लास्ट के 10 साल बाद में यहाँ पर साफ सफाई और लोगों के आने जाने की पर रोक लगा दी गई है। अभी तक भी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर आना जाना नहीं दिया जाता है। 10 साल इस घटना को हो चुका है। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कंपनी के मुताबिक 100 स्विमिंग पूल जहाँ पर जितना 113 लाख टन रेडियो एक्टिव पानी जो है फुकुशिमा और उसके प्लांट में जमा है, अभी भी जमा है। वो पानी बार बार रिफाइन करके सरकार कह रही है कि हम छोड़ दें, पर चीन इसकी बात के निर्णय के विरोध में खड़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी यूएन है, यूएन के अंदर भी इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है जापान के द्वारा, क्योंकि वो पानी है अभी भी वहीं स्टोर करके रखा गया है, उसको बाहर नहीं जाने दिया। उस घटना के बाद में उस पानी को समुद्र में नहीं मिलने दिया है। उन्होंने अलग से प्लांट बनाया और उस पानी को रिफाइन करके उसमें रेडियो एक्टिव जो भी क्षमता थी उसको कम कर दिया, बिल्कुल नील कर दिया है। अभी भी वो पानी उन प्लांटों में सेफ है, पर सरकारें नहीं मान रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरे देशों की सहमति जब तक नहीं बन पाएगी, संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा चलता रहेगा। अभी तक भी उनके पास में ये पानी है। अब साइटिस्क सांप छोड़कर प्लांट के न्यूक्लियर कचरे और मिट्टी, पानी और रेडिएशन का पता लगा रहे हैं। और सांप के शरीर में एक
ट्रैकिंग डिवाइस यहाँ पर लगाकर चिप लगाया गया है जो मिट्टी में मौजूद खतरनाक केमिकल की जांच देता है, जानकारी देता है। जापान की सरकार ने अप्रैल 2021 में कहा था कि 2 साल में रेडियो एक्टिव पानी को ट्रीट पर प्रशांत महासागर में छोड़ दिया जाएगा। ऐसी घटना अभी मैंने आपको बताई थी कि वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, पर ये घटना वास्तविक घटना है और महामारी और एक बड़ी त्रासदी है। जो दोनों घटनाएं हमने आपके साथ डिस्कस की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर आपके सामने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। यूक्रेन में छात्रों की दुर्दशा से भारत में चिकित्सा शिक्षा के बारे में क्या पता चलता है, क्या बदलाव आएंगे, इसकी जानकारी हम इस माध्यम से आपको करा रहे हैं। शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है और वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी कुछ बातें कही गई है, उन सभी को कोट करते हुए हमने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है। भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या डॉक्टर बनने के सपने के साथ स्किल से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। 2021 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने के लिए 1.6 मिलियन छात्रों में से केवल 88,120 ने देश के लिए 562 मेडिकल कॉलेजों की जगह बनाई। दूसरे, भारत में गैर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना पड़ा, विदेशी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ा। विदेश में अवसर है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब हम 596 है और 875 सीटें हैं उसमें प्रवेश के लिए। प्रवेश की बाधा अभी भी अधिक है और चीन, रूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान, फिलीपींस, कजाकिस्तान, इन देशों में भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए बाहर विदेश में जाते हैं। वापसी पर उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटरनेट की अनुमति देने से पहले एक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होती है। इसके कार्यों में हाल ही में गठित एनएमसी द्वारा संभाला गया है। स्क्रीनिंग परीक्षण से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। इस स्क्रीनिंग परीक्षण से आयोजित करने का कार्य राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) आयोजित करता है। कई कारणों से पास करने की दर निराशाजनक रूप से हमारे सामने आती है, ज्यादातर 20% से कम है। यानी प्रशिक्षण मानक विदेशी संस्थानों से व्यापक रूप से भिन्न होने के कारण शिक्षा की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। विदेशी कॉलेजों में पाठ्यक्रम भारत में पढ़ाया प्रशिक्षण आला अजार और मलेरिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को संभावना नहीं है। भारत में स्क्रीनिंग परीक्षा में चिकित्सा शिक्षा के संपूर्ण सरगम को शामिल करते हुए विशाल पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि जब नैदानिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का अनुपात बढ़ा दिया गया है, तब भी सफलता दर कम नजर आ रही है। जबकि विदेशी मेडिकल स्नातकों में कोचिंग कक्षाएं लेने शुरू कर दिया जाता है और उसका एक और उद्योग को जन्म दिया है। हालिया विश्लेषण जो अनुमान हमारे सामने आया है, भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर केवल 4.8 पूरी तरह से योग्य और सक्रिय रूप से सेवारत डॉक्टर हैं। वे असमान रूप से राज्यों में वितरित किए गए हैं। शहरी केंद्रों की ओर से और झुकाव ज्यादा हो रहा है। एक मेडिकल कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण जरूरत होती है एमबीबीएस पाठ्यक्रम, कक्षाओं में, प्रयोगशालाओं में सामुदायिक जुड़ाव, पर्याप्त संकाय के लिए आवश्यक विभिन्न विशेषताओं वाला एक सामान्य अस्पताल होना जरूरी है। उपयुक्त संकाय उपलब्धता वर्तमान में एक महत्वपूर्ण बाधा नजर आ रही है। भले ही निजी क्षेत्र को नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों से फैकल्टी की कमी और अवैध शिकारों का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पतालों में निजी क्षेत्रों को सौंपने से, जैसा कि कुछ लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया है, स्वास्थ्य देखभाल में असमानता को बढ़ावा देगा, माध्यमिक देखभाल का संगठित और प्राथमिक देखभाल से अलग कर देगा, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है। निजी मेडिकल कॉलेज अपने शुल्क के ढांचे में अत्यधिक महंगे हैं, यहाँ तक कि विदेशी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में भी महंगे नजर आते हैं। समय की मांग जो हमारे सामने है कि जिला अस्पतालों में उन्नयन में निवेश करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थन किया जाना चाहिए। नैदानिक विषयों के विशेषज्ञ पद में एमबीबीएस कार्यक्रम के तहत आवश्यक है, जिला अस्पतालों में पहले से मौजूद है। जिला अस्पतालों के परिवर्तन को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। केंद्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य मौजूदा जिला और रेफरल हॉस्पिटल में जुड़े 157 नए मेडिकल कॉलेज उन क्षेत्रों में स्थापित करना है जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल में शहरी और ग्रामीण असमानताओं से कम करेगा। पारिवारिक चिकित्सा से बहुत आवश्यक लेकिन बहुत उपेक्षित अनुशासन में
प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बहुस्तरीय बहुकुशल स्वास्थ्य कार्यबल बनाने के लिए जिला अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेज संबंध स्वास्थ्य पेशेवर प्रशिक्षण पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए भी जोड़ा जा सकता है। सरकार शायद उन छात्रों में बीएससी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नामांकित करके उनका समर्थन कर सकती है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेजों के स्कूलों द्वारा चलाया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में करियर शुरू करने के लिए 3 साल में स्नातक कर सकते हैं जहां उन्हें पहली चिकित्सा की शिक्षा मूल्य जोड़ दिया जाएगा। 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग स्थापित करने का आह्वान करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पेशेवरों के बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकता है। संकट के दौरान भारतीय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों को उपकृत करने का भी समझौते करें। यूक्रेन में युद्ध और संकट के बाद सरकार द्वारा किए गए निकासी कार्यक्रम विदेशी यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या पर भी प्रकाश डाला है। विदेश में भारतीय छात्र जो हैं भारत में उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करने वाले छात्रों और विदेश जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों को महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह भी शामिल है। जैसा कि कोविड-19 महामारी से पहले अनुमान लगाया जाता था कि लगभग 7,50,000 भारतीय छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं। विदेशी अर्थव्यवस्था में लगभग $24 बिलियन खर्चा कर रहे हैं जो भारत के सकल उत्पाद का 1% है। कहा जाता है कि ये संख्या 2024 तक बढ़कर लगभग 1.8 मिलियन हो जाएगी जो छात्रों के लिए $80 बिलियन खर्च करने की संभावना है। चीन के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। विदेश जाने वाले छात्रों की इतनी अधिक संख्या में कारण भारत की मांग के मुकाबले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आपूर्ति में अंतर नजर आ रहा है। विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के होने का लाभ जो है सुषमा स्वराज ने विदेशों में भारतीयों को भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में संदर्भित किया था। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन में भारतीयों को विदेशों के बीच जीवित सेतु के रूप में कहा है। विदेशों में भारतीय छात्रों ने बड़े आधार के रूप में भारत को विभिन्न लाभ प्राप्त किए हैं। नम्र शक्ति, ज्ञान स्थानांतरण, भारतीय संस्कृति का हस्तांतरण, ऐसे प्रशिक्षण जो भारत को वापस भेजते हैं। हाल ही की घटनाएं जो हमारे सामने आ रही है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय छात्रों को इस समय परेशानी का शिकार होना पड़ रहा है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है 12-13 दिन हो गए हैं। यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। कनाडा में लगभग 2000 छात्र इससे प्रभावित हुए हैं और उनके कॉलेज अचानक बंद कर दिए गए हैं। कुछ साल पहले ब्रिटेन में भी इसी प्रकार की फर्जी कॉलेज अचानक बंद हो गए जिससे भारतीय छात्र प्रभावित हुए। महामारी के दौरान कोविड-19 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में कई छात्रों को अपनी सीमाएं बंद करने के कारण देश में अध्ययन करने का दाखिला लिया था। ब्रिटेन में भी लोगों को भोजन और आवास तक पहुंच के बिना फंसे हुए देखा क्योंकि अपने आर्थिक साधन खो दिए थे। सुरक्षा की जरूरत है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सक्रिय रूप से एक सुरक्षा की नीति बनाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं संकट के समय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों की आवश्यकता होती है और उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत जिन व्यापार और अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करता है उनमें छात्रों की सुरक्षा को भी शामिल करके समझौता वार्ता आयोजित की जानी चाहिए। छात्रों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य छात्र बीमा योजना भी तैयार करें। छात्र अपनी शिक्षा के वित्त पोषण के लिए संस्थागत होते हैं, गैर संस्थागत स्रोतों से महंगे ऋण लेते हैं और इन संस्थानों से विनियमित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष हमारा यह सामने आता है, भारत विदेशों में भारतीयों की उपलब्धि का जश्न मनाता है। हमें उनके कल्याण की सुरक्षा और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? जो भी हुआ है और यूक्रेन में जो हो रहा है वो यूक्रेन में छात्रों की दयनीय स्थिति भारतीय शिक्षा के लिए सुधारों को प्रेरित करनी जरूरी है। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 यहाँ पर पेश की गई है। अभी वर्तमान में ये चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा बना हुआ है और यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासन की यहाँ पर बात की जा रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर ये पेपर के अंदर आपके जीएस पेपर सेकंड के अंदर
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और भारतीय संविधान यहाँ पर को रिलेट करता है। और अगर प्रीलिम्स में देखें तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 और भारत की रैंक कौन सी आई है तो उसके ऊपर मुख्य चर्चा का विषय बनेगा। और लोकतंत्र के समक्ष यहाँ पर मौजूदा कौन से खतरे हैं और लोकतंत्र की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर प्रमुख बिंदु कौन कौन से, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं इस विषय को। इस विषय में स्वीडन की यहाँ पर गैल्थबर्ग विश्वविद्यालय जो है वी डेमो संस्थान है, इसने न्यूनतम रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की है। उसके अंदर 2021 में वैश्विक स्तर पर एक औसत नागरिक के पास मौजूद लोकतंत्र का स्तर का वर्ष जो है 1990 के स्तर से नीचे चला गया है, ऐसा उसमें कहा गया है। साथ ही साथ शीत युद्ध के बाद की अवधि को यहाँ पर दौरा यहाँ पर प्राप्त लोकतांत्रिक लाभ तेजी से घट रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। मुख्य बिंदु जो था, मुख्य शीर्षक जो रखा गया था इसका, लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2022 निरंकुश की बदलती प्रकृति, ये इसका थीम रखा गया था। थीम के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई है, वीडॉम ही बोलता हूं मैं इसको, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। वीडॉम जो है वर्ष 1789 के अंदर वर्ष 2022 तक यहाँ पर 222 देशों के लिए यहाँ पर 20 मिलियन से अधिक डेटा बिंदुओं के साथ लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वैश्विक डेटाबेस यहाँ पर डेटा सेट तैयार करती है। इसके अंदर पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरल सिस्टम यहाँ पर स्थापित किया गया था, जिसे इंटरनेशनल IDEA द्वारा ग्लोबल स्टैंड ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी। अभी 2022 की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में अगर स्थिति देखें तो उसका आकलन करने के लिए किन मापदंडों का उपयोग करना चाहिए, तो यह रिपोर्ट जो है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI के अनुसार विभिन्न देशों की स्कोर के आधार पर उनके 4 प्रकार का वर्गीकरण करती है। उदार लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जहां पर सभी को अपनी भागीदारी हो, वो चुनावी लोकतंत्र जहां पर मुख्य बिंदु से चुनाव के द्वारा लोकतंत्र को चुना जाए। चुनावी निरंकुश, मतलब चुनाव में निरंकुशता हो, और बंद निरंकुश, ये बंद निरंकुश की प्रकृति को यहाँ पर समझाता है। तो ये 4 तरह की यहाँ पर स्टैंड आपके सामने बताए गए हैं। LDI के अनुसार यहाँ पर लिबरल जो इंडेक्स है उसके अंदर LCI लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स जो है उसके अंदर, और इलेक्टोरल यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स EDI बनाने वाले 71 संकेतों के आधार पर यहाँ पर लोकतंत्र के उदार, व्यक्तिगत एवं अल्पसंख्यक अधिकार व चुनावी पहलू जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव दोनों की रिपोर्ट करता है। LCI के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और कार्यपालिका पर विधायक बाधाओं जैसी पहलुओं पर मापता है। जैसे जब भी EDI जो होती है उसके संकेतों पर विचार करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता जैसी स्वतंत्रता पर निरंकुश चुनाव की गारंटी देता है। इसके अलावा LDI जो होता है एक क्षमतावादी घटक है, जो सूचकांक विभिन्न सामाजिक समूह किस हद तक समान है उनके ऊपर बात करता है। सहभागीदारी घटक यहाँ पर सूचकांक जो नागरिक समूह, नागरिक समाज संगठन, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ और विचारों उत्तेजक घटक सूचकांक क्या राजनीति, न्याय, सार्वजनिक तर्क के माध्यम से किए जाते हैं, इसका उपयोग करती है। ये सारी बातें यहाँ पर इनके रिपोर्ट में रखी गई। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या था, या निष्कर्ष को देखें तो शीघ्र प्रदर्शनकर्ता स्वीडन जो है उदार लोकतांत्रिक सूचकांक LDI के शीर्ष पर है। इसके अलावा अन्य स्कैंडिनेवियन देश जो है वो डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड इस सूचकांक के शीर्ष में स्थित है, क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता के बारे में कुछ ज्यादा बताया, इंडेक्स के बारे में बताया। भारत का प्रदर्शन यहाँ पर अगर देखें तो बहरहाल विरोधी राजनीतिक दलों की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति के हिस्सा जो है वो, जिसके कारण निरंकुश शासन को आगे बढ़ाया है। LDI में भारत का रैंक जो है वो 93वां है, और 93वां यहाँ पर बहुत ही विचार का विषय है। अगर नीचे देखें तो 50% भारत में शामिल किए गए हैं और 50% यहाँ पर निचले में भारत शामिल किया गया है। और इसके अंदर देखें तो टॉप 100 के अंदर भारत आ रहा है, और इसमें इलेक्टोरल
डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इसका प्रदर्शन अधिक खराब बताया गया है। यह 100वें स्थान तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर डेलीवेरिटिक कंपोनेंट इंडेक्स जो है उसके अंदर 102वां स्थान भारत का आया है। तो भारत यहाँ पर डेमोक्रेसी के मामले में वैसे तो डेमोक्रेसी कंट्री ही है, बट यहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा सा निराशापूर्ण है। पर अगर इसके साथ अगर भारत के पड़ोसी देशों का देखा जाए या दक्षिण एशियाई देशों की बात की जाए तो उसके अंदर भारत का स्थान श्रीलंका का स्थान जो है भारत के स्थान से 88वां है, नेपाल का 71 है, भूटान का 65 है और निचले स्तर पर पाकिस्तान भारत से भी नीचे है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी की बात करना शोभा भी नहीं देता है। 170वां स्थान यहाँ पर है। निरंकुश का प्रसार कैसे होता है? निरंकुशता का यहाँ पर प्रसार हो रहा है। 33 देशों ने निरंकुशता की स्थिति दर्ज की गई है। प्रतिवर्ष औसतन 1.3 तख्ता पलट का मुकाबले वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 6 तख्ता पलट की घटनाएं देखने को मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 नए देश जैसे चाड, गिनी, माली और म्यांमार जो है वो निरंकुश शासन है। निरंकुश शासन का मतलब हुआ सेना का शासन किया जाता है, ठीक है ना। जबकि वर्ष 2012 के अंदर उदार लोकतंत्र की संख्या में 42वें, जो कि 25 वर्ष के अपने सबसे नीचतम स्तर पर सिमट गई थी, इसमें केवल 34 देश थे। विश्व के 13% आबादी उदार लोकतंत्र की में रहती है, ऐसा इसमें कहा गया है। निरंकुश जो शासन है, राज्य शासन या तानाशाही शासन वर्ष 2020 से 2021 के मध्य 25 से बढ़कर 30 हो चुका है। ऐसे देश जो हैं जिनके अंदर निरंकुश शासन, तानाशाही या सैन्य शासन चल रहा है, वहां पर ये सारी घटनाएं बताई गई। चुनावी निरंकुश क्या होता है? तो आज दुनिया में 89 लोकतांत्रिक जैसे देश हैं और 90 जो है निरंकुश शासन है। चुनावी निरंकुशता शासन का सबसे बड़ा आम प्रकार यह है जिसमें 60 देशों और विश्व के 44% आबादी 3.4 बिलियन लोग शामिल हैं। चुनावी लोकतंत्र दूसरों से सबसे आम शासन है जो कि 55 देशों में तथा विश्व के 16% की आबादी पे यहाँ पर जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है। निरंकुश को बदलने व स्वरूप में संबंधित रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? तो निरंकुश को सबसे बड़े चालक कहा जा सकता है और यहाँ पर चालकों में एक विश्व ध्रुवीकरण, प्रॉक्सी पोलराइजेशन जिसे कहा गया है, तो ध्रुवीकरण को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि लोकतंत्र के विचारों के घटक को प्रतिवाद व संबंध पहलुओं के सामने निपट कर नष्ट कर दिया जाए या फिर संबंधित पहलू जो होते हैं उसे प्रतिवाद कर दिया जाए, तो ये यहाँ पर निरंकुश होता है। वर्ष 2021 में बढ़ते ध्रुवीकरण परिदृश्य वाले 5 देशों में परिवर्तित 40 देशों में ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। ध्रुवीकरण का गंभीर स्तर बहुलवाद विरोधी नेताओं की चुनावी जीत और उनके निरंकुश एजेंडा जो सशक्तिकरण में योगदान प्रदान करता है। यह देखा गया है कि ध्रुवीकरण और निरंकुश पारस्परिक रूप से मजबूत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समाज में ध्रुवीकरण का उपाय राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक दलों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग व्यवस्थित रूप से चरम स्तर पर एक साथ बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर ध्रुवीकरण का केंद्र बताया गया। ध्रुवीकरण में वृद्धि हेतु पर्याप्त उपकरण क्या दिए गए हैं? तो गलत सूचनाओं को ध्रुवीकरण में वृद्धि करने तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विचारों के आकार लेने के लिए निरंकुश सरकारों द्वारा तैनात एक प्रमुख उपकरण के रूप में पहचाना जाता है कि जिस तरह से गलत सूचनाएं फैलाई जाए। नागरिकों के समाज में नियंत्रण और मीडिया के सेंसरशिप निरंकुश शासन को यहाँ पर बढ़ावा देने में समाधान में शामिल थे। यहाँ पर वर्ष 2021 के अंदर अगर हम देखें तो 35 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। केवल 10 देशों में सुधार यहाँ पर देखा गया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर 44 देशों के अंदर नागरिक सामाजिक संगठन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSOS पर नियंत्रण की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इसके चलते इसे निरंकुशता से प्रभाव संकेतों को शीर्ष पर रखा गया है और इसके अंदर देखें तो 37 देशों के अंदर CSO इस स्वामित्व यहाँ पर या प्रत्यक्ष सरकार नियंत्रण एक सत्तावादी दिशा में आगे बढ़ रही है। विश्व भर में नागरिक समाज को कमजोर पड़ने का दूरगामी यहाँ पर परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 25 देशों में यहाँ पर चुनावी प्रबंध निकाय EMB के प्राय न्यायपूर्ण स्वायत्तता का यहाँ पर ह्रास हुआ है, मतलब कमी आई है इस तरह की घटनाओं को देखते हुए। अगर तुलनात्मक अध्ययन अगर डेमोक्रेसी से करें, ऑटोक्रेसी से करें,
ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी दो तरह से होती है। ऑटोक्रेसी जो किसी सत्ता का यहाँ पर अधिकार लेके बैठा रहे, सरकार जो होती है न्यायपूर्ण तरीके से शक्तियों को हस्तांतरित करे, ठीक है ना। इसमें प्रमुख अंतर जो देखते हैं, तुलनात्मक तत्व अगर देखें तो प्रमुख पदों का अर्थ क्या होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है पीपल, डेमोक्रेसी का शब्द है पीपल, या पीपल यानी जनता का, जनता के लिए शासन कह सकते हैं, यानी पावर जो होती है उसका कहा जाए, यानी ऑथेंटिसिटी आधिकारिक कहा जाए तो जनता का जनता के लिए शासन ही डेमोक्रेसी कहा जाता है आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो। पावर है जो जनता के हाथ में हो, जनता के अधिकारों में हो शक्ति, वो यहाँ पर डेमोक्रेसी कही। ऑटोक्रेसी क्या होती है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, यानी स्वयं या स्वयं, या फिर यहाँ पर इसका अर्थ हो सकता है पावर जो हो, यानी ऑटोक्रेसी अधिकार जो हो स्वयं के हाथ में हो। और इसके अंदर अगर देखें तो शासन और सरकार कैसे चलती है, सरकार प्राय अधिकारों और शक्ति जनता द्वारा प्रदत्त होती है। और यहाँ पर ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि सभी शक्तियां जो होती है, अधिकार समूह एक व्यक्ति विशेष के वर्ग के पास में होता है, जिसे लोगों की भागीदारी और यहाँ तक कि कभी कभी सहमति भी नहीं होती है, पर उनको सहमति मानना पड़ता है, जिस तरह म्यांमार में आज उदाहरण आपके सामने दिख रहा है। स्वतंत्रता एवं अधिकार क्या होते हैं, तो देश की स्वतंत्रता निहित होती है और विधि के द्वारा निर्मित होती है। अधिकार जो होते हैं वो विधि के द्वारा निर्मित होते हैं, और संविधान जो होता है वो देश की स्वतंत्रता का यहाँ पर संदेश देता है। तो डेमोक्रेसी में इस तरह से, और ऑटोक्रेसी जो होती है उसके अंदर सत्ता समूह व्यक्ति द्वारा निर्धारित विरोध को दबाने के लिए गंभीर रूप से प्रतिबाधित किया जा सकता है। हालांकि काफी कुछ ऐसा होता है कि धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति के आधार पर यहाँ पर उन बातों को ढका जाता है। किताबें, पत्रिकाएं, सरकार नियंत्रण इकट्ठा करके आदि के लिए एक दृष्टिकोण व्यापक व्यवस्था करता है। समीक्षा संक्षिप्त सीमित रखता है, एक एकत्रित होता है, और लोगों को दृष्टिकोण जो होता है जो जिस तरह से सरकार दिखाती है उसी तरह से दिखता है। इसका एक एक्सपर्टीज एग्जाम्पल अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो चाइना है। चाइना का एक ही शासन चलता है और अपना ही सब कुछ है, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। आपकी जो भी सूचनाएं आती है वो चाइना के द्वारा अपनी सूचनाएं लोगों को दी जा सकती है, पर लोगों की सूचनाएं चाइना को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी का एग्जाम्पल मैंने आपको दोनों ही तरफ से बता दिया, डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल भारत आपके सामने स्थित है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक भी बहुत ज्वलनशील मुद्दा यहाँ पर भारत के अंदर बना हुआ है। Petrol diesel prices may be increased by up to 15 rupees. Cooking will be also be expensive. Now that will be change. क्या परिवर्तन आ रहे हैं इन ज्वलनशील पदार्थों में और पेट्रोल डीजल में? ये हमारा चुनावी मुद्दा या चुनाव निपटे सरकार के विभिन्न राज्यों में, और महंगाई निपटाएगी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा ये निश्चित है कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने जा रहे हैं। 2 दिन बाद यानी 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। इसके बाद सियासी समीकरण बदल सकते हैं। नई सरकार बनाने की कवायद और जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी। ये सियासत की बात है। लेकिन आम आदमी जो है या आम व्यक्ति जो है, वो चुनाव खत्म होते ही कई प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं उसके, उन पर महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल का प्रभाव हमारी जेब पर पड़ सकता बोझ, रसोई से लेकर बुनियादी जरूरतों की चीजों पर दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। कई योजनाओं पर रोक भी लग सकती है। इस ज्वलनशील मुद्दे के अंतर्गत पेट्रोल डीजलों की कीमतों में उछाल आ सकता है। रूस और यूक्रेन की वजह से भी, जो युद्ध हमारा 13वां दिन जारी है, उस वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और निश्चित से सीमा से अधिक में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल कंपनियां इसका नुकसान उठा रही है। इसके बावजूद 5 राज्य विधानसभा चुनाव की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब चुनाव निपटने के बाद उनकी कीमतों में तेजी को उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है ये बहुत ही चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जिस तरह सरकारें बनने से पूर्व जिस तरह के उदाहरण आपके सामने पेश करती है, और साथ ही साथ आपके जिस तरह से चुनावी वादे किए जाते हैं वो सब अब
इस परिस्थिति के दौरान अब देखने को मिलेंगे आपको कि सरकारें किसी की भी बने, पर आप देखेंगे आप कि जिस तरह से अब सारी घटनाएँ परिवर्तित होगी, वो विषय जो आपके सामने बनने वाला है और आने वाले समय में आप महँगाई को यहाँ पर बहुत तेज़ी से देखने को पाएँगे। और साथ ही साथ अगर डीज़ल की कीमतों में देखें तो 15% की यहाँ पर वृद्धि होनी संभावित है, क्योंकि लोगों ने इस तरह की मानसिक धारणाएँ अब बन चुकी हैं, क्योंकि ये वास्तविकता है कि सरकारें जब अपनी वोट लेने की प्रकृति को सामने दिखाती है, तब वह कुछ और नज़रिए पे और किसी मुद्दे पर आपको भटकाती है। जैसे ही आपका स्वार्थ सिद्ध होता है अपना और वह अपनी पूर्व स्थिति में वापस लाकर खड़ा कर देती है। चुनावी मुद्दे सिर्फ़ इस तरह से बेरोज़गारी और आने वाले समय में महँगाई के मुद्दे नहीं रहकर मात्र इस तरह के मुद्दे बन जाते हैं कि किस तरह से आपके लोन कम किए जाएँ, किस तरह से आपकी बाधाओं को दूर किया जाए। ये सारे मुद्दे आपको उस समय भटकाने का प्रयास करते हैं, पर अब ये समय लोगों को इस तरह सोचने का है कि ये ज़रूरतें हमारी आवश्यक हैं, जिनके ऊपर सरकारें इस तरह से एक बड़ा गाज गिरा रही है और आने वाले समय में हम किस महँगाई की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार में महँगाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है और दूसरे मुद्दे जो हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि धर्म विरोधी मुद्दे हो सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। अन्य किसी पार्टी दूसरी पार्टी के अंदर जिस तरह के नीति निर्देशिक तत्व बताए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है, पर महँगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पर आम जन के इस तरह के मुद्दे सामने नहीं रखे जाते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी दूसरे पक्ष-विपक्ष के मुद्दे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम व्यक्ति के ज़रिए जो स्थिति आपको बताई जा रही है, उसके ऊपर चर्चा करने का विषय बता रहा हूँ। जिस तरह क्रूड ऑयल के माँगें बढ़ी रही है, डीज़ल, पेट्रोल की माँग बढ़ेगी, अभी तो कोरोना है, अभी तो युद्ध चल रहा है, ये मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत करके इन महँगाई की दरों को बताया जाता है, पर वास्तविकता में चुनाव हमने भी देखे हैं, पूर्व से चले आ रहे हैं और ये महँगाई के मुद्दे जो हैं वो सिर्फ़ चुनावी मुद्दे और बरसाती मेंढक की तरह काम करते हैं और जाने के बाद में महँगाई आपके एक चरम के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती है। पिछले साल नवंबर में शुरुआत में पेट्रोल, डीज़ल की कीमतें बढ़ती हुई नज़र आई थी, जिन्हें रोकने की प्रयास भी किया गया था। कोरोना का मार यहाँ पर पड़ रही थी, उस समय भी यही बात बताई गई थी। क्रूड ऑयल के यहाँ पर सप्लाई जो है उसके अंदर देखा जाए तो प्राइस में $81.5 की यहाँ पर बैरल की वृद्धि बताई गई थी और ये जो है $130 प्रति बैरल तक आंकड़े पार कर चुके हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। आईसीआईसीआई सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी के अंदर एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है। ग्लोब मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से खुदरा तेल बेचने वाली कंपनियां बहुत परेशान हैं और नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने 16 मार्च 2022 को सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में 12.1 रुपए की प्रति लीटर की बढ़ोतरी करनी होगी। अगर तेल कंपनियों के मार्जिन को जोड़ लें तो ये 15.1 रुपए प्रति लीटर की कीमत बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल को हो सकता है 15 रुपए तक महंगा। ग्लोब मार्केट के क्रूड ऑयल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे ऑयल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्सपर्टों का माना जाए तो ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत 12.1 रुपए प्रति लीटर बढ़ा सकती है। अगर तेल कंपनियों में मार्जिन को जोड़ दिया जाए तो ये 15.1 रुपए प्रति लीटर की कीमत बढ़ सकती है। रूस और यूक्रेन का जंग जो जारी है हमारा 13वें दिन में, उस पर भी क्रूड ऑयल के दामों पर निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन ने रूस के आक्रमण के तुरंत बाद दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हो गए थे और सोने की कीमतें बढ़ गई थी। क्रूड ऑयल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है और युद्ध वाले दिनों में क्रूड ऑयल पर $100 पार के कारोबार हो रहा था। अब ये $130 के पार हो चुका है, यानी 13 दिनों में कच्चा तेल 30% महंगा हो गया है। वहीं दिसंबर 2021 में क्रूड ऑयल की औसत मूल्य $73 के करीब थी। रेटिंग एजेंसी इक्रा के वाइस प्रेसिडेंट कोक ग्रुप एंड हेड प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम औसतन 55 से 60 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है। पहले भी चुनावी मुद्दे रहे हैं और आज भी हैं। चुनाव के बाद बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखा जाए। चुनाव में ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि 2020 में बिहार के चुनाव के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए 28 दिन बाद 15 बार कीमतें बढ़ी और इस तरह से पश्चिम बंगाल में भी हुआ। चुनाव के बाद अगले 75 दिनों में ये इजाफा हो सकता है। पहले चुनाव के बाद कीमती बढ़ों में 41 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो महंगे होंगे, प्रति किलो 15 रुपए इसका इजाफा हो सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बाद तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों को भी बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट
सामने आने पर 15 दिनों में 15 रुपये प्रति किलो गैस की कीमत बढ़ सकती है। हाल ही में तेल कंपनियों ने कमर्शियल ऑर्डर गैस को कीमतों में 105 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बंद हो सकता है एक मुफ्त राशन। यानी कोरोना के दौरान 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता था। सरकार का दावा है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। इस योजना की मियाद मार्च में खत्म हो रही है। सरकार कई बार इसकी तारीखें बढ़ा चुकी है, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो माना जा रहा है कि योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलना बंद किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनावी मुफ्त राशन का हमारे सामने ये चित्र प्रदर्शित हो रहा है। यूपी में 14 से 71 लाख लोग मुफ्त राशन प्राप्त करते हैं। पंजाब में 141 लाख लोग मुफ्त राशन को प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड में 61 लाख, मणिपुर में 19 लाख और गोवा में 5 लाख लोगों को मुफ्त राशन प्राप्त होता है। अब देना पड़ेगा बकाया बिजली कर। कोरोना के दौरान यानी कोविड-19 के दौरान बकाया बिजली की बिल की वसूली रोक लगाई थी। पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिजली विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। चुनावों के चलते जिन राज्यों में बिजली बिलों का वसूली होल्ड कर रखा था, उन राज्यों में भी लोगों को बकाया बिजली बिल का भुगतान करना होगा। तो ये इस तरह से आपने महंगाई को बढ़ते हुए देखा है और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ रही है, ये चुनावी मुद्दा ही रहा है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी विवाद क्या है? तो 3 राजधानी आंध्र प्रदेश की जो विवाद रहा है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर न्यायालय की स्थापना की गई और किस तरह से इस विवाद को देखा जाए। भारतीय संविधान, राजनीतिक विधि, निकाय तंत्र के ऊपर ये पूरा चर्चा का विषय रहेगा और प्रीलिम्स के अंदर अनुच्छेद जो है 226 जो मेन मुद्दे का रहता है, उसके ऊपर संसद, राज्यसभा और पहली सूची से चौथी सूची के मध्य क्या-क्या बातें आती है उसके ऊपर देखेंगे और ये प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर-भीतर राज्य की राजधानी अमरावती और राजधानी क्षेत्र में निर्माण एवं विकास करने का निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा आंध्र प्रदेश की विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों की समावेशी विकास अधिनियम जो है एपी डिडेक्ट ट्रैक ट्रां Recent translations and ट्रांसलेशंस एंड exclusive एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 के अंदर यहाँ पर 3 राजधानियों की स्थापना के आदेश से विधेयक पारित किया था, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश सरकार के विधानसभा के अंदर यहाँ पर 3 राजधानियों का एक बिल लाकर पास किया गया था। पर न्यायालय इस संबंध में उस समय भी निर्णय लेने में थोड़ी सी असहमतता दिखाई थी और आज भी उस निर्णय को लेकर असहमतता है। ये राज्य सरकार का किसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा आपसी मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इस अधिनियम के अंदर आंध्र प्रदेश की राज्य के 3 राजधानी का मार्ग प्रशस्त करता है। विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी कहा गया, अमरावती को विधि राजधानी कहा गया और कुल्लूम को न्यायिक राजधानी कहा गया। कुल्लूनूम को न्यायिक राजधानी कहा गया। पहले आंध्र प्रदेश अमरावती क्षेत्र और उसके आसपास के किसानों से लगभग 20,000 एकड़ जमीन एकत्रित की गई। इसके लिए राजधानी बदलने के फैसले का असर वहां पर रहने वाले ज्यादातर किसानों के ऊपर पड़ा। नवंबर 2022-21 के अंदर आंध्र प्रदेश को केंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास निरसन विधेयक जो 2021 के राज्य के 3 राजधानी के योजना को निर्धारित करने वाले पहले के कानून को निरस्त करने के उद्देश्य से पारित किया गया। साथ ही साथ पिछले संस्करण में खामियों को दूर करने के बाद में बेहतर और व्यापक विधेयक पेश करने का वादा भी किया गया। इसी के साथ में अगर सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान में निर्णय देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधायिका में जिले में स्थानांतरित करने व विभाजित करने के लिए कानून बनाने की समीक्षा का अभाव है और यहाँ पर न्यायालय ने यहाँ पर सरकार के राजधानी क्षेत्र विकास अधिनियम प्राधिकरण जो CRDA को यहाँ पर आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम तथा लैंड पूलिंग नियमों के तहत यहाँ पर निहित अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का निर्देश भी दे दिया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यायालय ने राज्य के भू स्वामित्वों को संबंधित पुनर्गठन भूखंडों को विकसित करने और उन्हें 3 माह के भीतर भू स्वामित्व को सौंपने का निर्देश दिए हैं। इस राज्य में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2014
14 की धारा CAC 10(1)CI के तहत यहाँ पर विकास योजनाओं को विनियोजित के आधार अनुसार विकास की गतिविधियों को नियमन का प्रावधान करता है और इस प्रक्रिया सौदे पर दक्षता और मितव्ययी को यहाँ पर प्रभावी करता है। कम खर्च के ऊपर आप किस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे वो यहाँ पर बात करें। सर्वोच्च न्यायालय ने ये विचार भी रखा है कि किसानों को CRDA के तहत हस्तांतरित समझौता एक विकास समझौता सह परिवर्तनीय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और एक वैधानिक अनुबंध भी इसको कहा गया है। संबंधित राज्यों ने APCDRDA के नियमानुसार शर्तों का उल्लंघन व संविधान के 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके समय इस अदालत को यहाँ पर हस्तांतरित का अधिकार प्रदान करता है। और इस संविधान के अंदर 225 अधिनियम क्या कहता है कि उच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन तथा किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रमाणिकता निषेध व वारंटी सहित रीट जारी करने का अधिकार यहाँ पर संविधान के अंदर दिया गया है। अदालत ने माना कि केवल सांसद ही राज्य की विधायिका कार्यकारी और न्यायिक अंगों में स्थापना में संबंधित विवादों से निपटने के लिए समक्ष है तथा यह संविधान जो है यह संविधान के अनुच्छेद 4 के अंदर बताया गया है कि न्यायिक कार्य अधिकार जो होता है उसके अंदर और न्यायिक अंगों के अंदर स्थापना विवादों से निपटने के लिए अनुच्छेद जो 4 होता है उसके अंदर अनुच्छेद 4 जो है वो पहली सूची तथा भारतीय संघ राज्यों के नाम और चौथी अनुसूची जो है यानी प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या जो होती है वो परिणामित परिवर्तन के अनुमानित देती है। मतलब राज्यसभा में जो सीटें अनुमानित की जाती है वो भी यहाँ पर विषय है। एकाधिकार राज्यों में संबंधित चिंता विधायिका और कार्यकारी कार्यों में संतुलन करना, कार्यकारी विधायिका पूंजी को अलग करना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार की संसदीय प्रणाली जिसे भारत में अपनाया गया है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तहत अगर हम देखें तो जब विधानसभा का सत्र चलना प्रारंभ होता है तब मंत्रियों द्वारा आदिवादी को वार्ता के लिए बिल पेश करने हेतु हर समय प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आवश्यकता होती है। और जब विधानसभा के सत्र नहीं होता है तो कार्यपालिका द्वारा निर्णय लेने की लेने हेतु विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी आवश्यकता होती है। यह विधायिका भी शामिल है जो कि लोगों के प्रतिनिधित्व करती है। विधायिका जो होती है वो लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। तार्किक रूप से कठिनाई अगर देते तो किसी भी क्षेत्र में विकास के प्रौद्योगिकी नीतियों जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि राजधानी को अलग अलग प्रशासन के साथ लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। साथ ही साथ इसे लागू करना भी तार्किक रूप से कठिनाई है क्योंकि आप देखिए कि एक ही राजधानी होती है तो वहां सारे काम एक ही राजधानी के अंदर न्यायिक हो चाहे किसी और क्षेत्र से हो। अगर आप अलग अलग राजधानी रखेंगे तो एक व्यक्ति जो कहीं भी रहता है जैसे अमरावती रहता है तो वो अलग अलग कुल्लूर जाएगा न्यायिक प्रक्रिया के लिए, दूसरे प्रक्रिया के लिए वो दूसरी राजधानी जाएगा। तो यहाँ से आप देखें तो कामकाजी जो प्रक्रियाएं होगी वो अलग अलग जिलों के अंदर बट जाएगी और अलग अलग जिलों में बटने से यहाँ पर काम का जो क्षेत्र होगा वो बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाएगा। समेटना थोड़ा कठिन रहेगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको केंद्रीकरण करने की जरूरत है। आगे अगर इसकी राह देखें तो राज्यों को केंद्रीकरण स्थानीय सरकार यानी पंचायतों और नगर निगमों को सशक्त बनाकर होना चाहिए और इसका गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंदर लागू करने के बाद में हुआ है। अलग पहल की जा रही है। पर वो केंद्रीकरण से ज्यादा आसानी से होगा बजाय इसके कि इसको अलग अलग विकेंद्रीकरण किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।
ऑटो डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो। हाँ भाई। फिर भी मैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहा था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था तेरा। ऑनलाइन क्लास अनअकैडमी पे जुड़ा हुआ हूँ ना। ऑनलाइन मैं रीजनिंग। हाँ वो दोनों काम साथ ही हो जाते हैं फिर, और क्या है भैया, ऑफलाइन भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब आपने दी रहा तो मैं